जय हिंद दोस्तों। मैं हूं देश दीपक चौधरी। दोस्तों, कल से जो हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। जनवरी 2024 से हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं। कैलेंडर आने के बाद जो है बैक मंथ का भी कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है और यह इसकी जो है 54वीं वार्षिक बैठक थी। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि जो है विश्वास का पुनर्निर्माण है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में एक गठबंधन का जो है शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल गुड एलायंस गठबंधन। क्या नाम है इसका? ग्लोबल गुड एलायंस गठबंधन। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्यों प्रारंभ किया गया है? लैंगिक समानता और बराबरी के लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, क्लास श्वाब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में हुआ है। ठीक है, और इसकी जो है युगांडा की अध्यक्षता की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा 2024 से 2027 तक है। इसकी थीम क्या है? इसका थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, थीम क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 18वां नाम शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, अजरबैजान के बाकू में हुआ था। यह क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? यह विकासशील देशों का एक जो है गठबंधन है। इसका कोई भी सचिवालय और औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान जो है की गई थी और ये जो है पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 में यूगोस्लाविया के कैपिटल बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जब इसका जो है गठन हुआ था तो उस समय जो है टीटो, नेहरू, नक्रुमा, नासिर और सुकर्णो के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था और इसमें जो है वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो याद रखिएगा, फ्रांस है। आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए, तो पेरिस में जो है 2024 में जो है ओलंपिक का जो है खेल होगा, ओलंपिक गेम होगा, तो उसी के लिए जो है ये शेंगेन वीज़ा जारी किया गया है। ठीक है, 7 लाख फ्रेंच शेंगेन वीज़ा ऑनलाइन जारी किया गया है। आगे देखते हैं ब्रिक्स समूह। देखिए, ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स समूह के बारे में आप जानते हैं। ब्रिक्स, इसमें कितने जो है सदस्य थे? इसमें जो है 5 सदस्य पहले थे, अब जो है 10 सदस्य हो गए हैं। 5 सदस्यों को और इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले कौन कौन थे? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश पहले थे। ठीक है, अब इसमें 10 नए सदस्यों को जो है शामिल कर लिया गया है। तो नए 10 सदस्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ईरान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईरान है, दूसरा है यूएई, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है इथोपिया और पांचवा है मिस्र। इसमें जो है अर्जेंटीना को भी शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति द्वारा इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2023 में जो है इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा और 2024 में कौन करेगा? 2024 में जो है रूस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2006 में ब्रिक के नाम से हुई थी। ठीक है,
संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा विलियम लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत यूएस व्यापार नीति फोरम, इसकी जो है 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, शेख हसीना जी से संबंधित है। देखिए शेख हसीना जो है पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, और इनका क्रम कौन सा है? तो 12वीं जो है प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है, 5वीं बार बनी है लेकिन ये जो है 12वीं प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। इनकी पार्टी का क्या नाम है? आवामी लीग है। आवामी लीग की ये अध्यक्ष भी हैं। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है और विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन कर रही महिला शासक हैं। संयुक्त लघु उपग्रह के विकास हेतु समझौता इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फेलिक्स त्शिसेकेदी। ये जो कांगो गणराज्य के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कांगो गणराज्य है। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है? तो याद रखिएगा अल्जीरिया है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा यूएई की कैपिटल दुबई में हुआ है। इसका थीम क्या है? गैर संचारी गंभीर रोग, आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए आकाशयंजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा। और कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से किया गया है। ये जो है नई पीढ़ी की अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो है ज़मीन से हवा में जो है मार करने वाली जो है मिसाइल प्रणाली है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका जो है पीडीएफ आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। इसका छोटा सा जो है शुल्क रखा गया है। पर मंथ की पीडीएफ का जो है शुल्क है 25 रुपीज़। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इसको बनाने में। क्रॉनिकल मैगजीन से इस शॉर्ट नोट्स को निकाला गया है। ठीक है, और क्रॉनिकल मैगजीन के बारे में आप जो है जानते ही हैं कितनी अच्छी मैगजीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सेकंड में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड इसको जारी किया गया है। इस कोड को जारी किया गया है WHO के द्वारा, नई दिल्ली में जारी किया गया है। इस प्रयास से बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावलियों के कोड के रूप में ASU यानी कि जो है आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में वैश्विक एक रूपता आएगी। यानी कि जो बीमारियों को परिभाषित किया जाता है और बीमारियों का जो नामकरण किया जाता है विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है बीमारियों की परिभाषा और जो है उसके नामों में जो है एक रूपता आएगी, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है WHO के द्वारा इस कोड को जो है जारी किया गया है। और कहाँ पर जारी किया गया है? नई दिल्ली में जारी किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दृष्टि 10 स्टार लाइन, इसका उद्घाटन भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। यह जो है भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। ठीक है, यानी कि ड्रोन की तरह है। ठीक है, ड्रोन ही समझ लिए, ड्रोन है। यह एक खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। इसका विकास अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदित्य L1 के बारे में है, सौर मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज पॉइंट 1। ठीक है, इसको स्थापित कर दिया गया है। कब स्थापित किया गया है? तो 6 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया है इसरो के द्वारा। इसको प्रक्षेपित किया गया था 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा PSLV C57 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था। मिशन की अवधि है 5 वर्ष। ठीक है, इसका उद्देश्य है सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। ठीक है, L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है, L1 जो है, अभी जो L1 पढ़े हैं, L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल समान है, उसी को जो है L1 नाम दिया गया है। ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट मिशन। ठीक है, एक्सपोसैट मिशन को प्रक्षेपित किया गया है 1 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिएगा PSLV C58 से प्रक्षेपित किया गया है। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन की अवधि क्या है? 5 वर्ष है। इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश है और भारत जो है दूसरा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनोवेशन असिस्टेंट, यह क्या है? तो AI संचालित टूल है। AI सेवा और परामर्श कंपनी कॉग्निजेंट द्वारा इसे लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है ग्राहकों को एंटरप्राइज डेटा से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करना तथा लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में आगे रहने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। स्टार लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसको शॉर्ट में जो है स्लिम मिशन कहा जाता है, इसको किसने प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिएगा गित्सुबिशी हैवी H2A रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। ये जो है चंद्रमा पर सियोली क्रेटर के निकट जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा पर सियोली क्रेटर के निकट ये जो है सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है। जापान, अमेरिका, USSR, चीन, भारत के बाद चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। चौथा देश कौन सा है?
तो भारत है। अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया था और सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया है भारत ने। ठीक है, साउथ पोल पर करवाया है। साउथ पोल पर जो है भारत चंद्रयान 3 को लैंड कराने वाला जो है पहला देश है। स्लिम लैंडर का उपनाम क्या है? तो स्लिम लैंडर का उपनाम द मून स्नाइपर है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मिशन है स्लिम मिशन, इसका उपनाम क्या है? द मून स्नाइपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्रम, उग्रम क्या है? पूछा जाता है, सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उग्रम क्या है। तो ये सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल है। याद रखिएगा, ये क्या है? एक असाल्ट राइफल है। इसको लॉन्च किया है DRDO ने। इसकी रेंज क्या है? 500 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। पेरेग्रीन चंद्र लैंडर, इसको जो है 9 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया है और बाल्कन रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इसको, इस जो है लैंडर को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या नाम है? एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रक्षेपण के कुछ ही घंटे बाद हुए गंभीर ईंधन रिसाव के कारण जो है लैंडिंग का प्रयास इसका जो है असफल हो गया है, यानी कि ये जो है फेल मार गया है। ठीक है, और इसके साथ कुछ ये पेलोड गए थे, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन, ठीक है, DAT 5G, इसको विकसित किया है इसरो ने समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए। जैसे जो है कभी कभी मछुआरे मछली मारते मारते समुद्र में बहुत जो है दूर तक निकल जाते हैं, तो और जो है उस समय जो है कोई जो है आपदा आ जाती है, तो उस संदर्भ में जो है उस समय आपातकालीन जो है संदेश भेज सकते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ पर हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इसका उद्देश्य है समाज में रचनात्मकता, नवाचार, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, CHAdOx1 निपाह बी वैक्सीन, ठीक है, ये जो है निपाह वायरस के लिए एक वैक्सीन है। ठीक, इसका जो है पहला मानव परीक्षण जो है किया गया है, और ये जो है पहला मानव परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, भारत में निपाह वायरस का प्रकोप कहाँ देखा जाता है? तो अमूमन जो है केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, निपाह वायरस जो है चमगादड़ से और पर्सन टू पर्सन जो है ये फैलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समावेशन कार्यक्रम। इसका आयोजन 6 जनवरी 2024 को IISc बेंगलुरु में किया गया है, और जो है ये iSTEM पहल के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। iSTEM पहल क्या है? तो ये जो है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक जो है पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? समावेशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में शोधकर्ताओं, उद्योग और स्टार्टअप को लैब सुविधाओं से जोड़ना तथा अनुसंधान सहयोग में क्रांति लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस,
इसका जो है शुभारंभ 15 जनवरी 2024 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर जो है किया है। इसका उद्देश्य है जलवायु सेवाओं के वितरण और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करना। इसका लक्ष्य है भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना। ठीक है, तो जलवायु खतरों से बचाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। विमान और कृषि मौसम संबंधी परामर्श के लिए मौसम ऐप को भी जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, हर मौसम हर घर मौसम के विजन को आगे बढ़ाते हुए भारतीय मौसम विज्ञान ने मौसम ग्राम को भी लॉन्च किया है, जो कि मौसम ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मौसम ग्राम को जो है लॉन्च किया गया है। किस विजन के साथ? हर मौसम और हर घर मौसम। ठीक है, ये इसका विजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना, तो इसकी जो है शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2024 में की गई है। और चिल्का झील के बारे में देख लेते हैं। तो चिल्का झील जो है 3 जिलों में फैला हुआ है। उड़ीसा के 3 जिलों में चिल्का झील फैली हुई है, पुरी, गंजम और खोर्धा में। ठीक है, इसके क्षेत्र का विस्तार जो है 1100 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है रामसर साइट में जो है कब शामिल की गई थी? चिल्का झील 1981 में शामिल की गई थी। नलवाना पक्षी अभयारण्य इस चिल्का झील के अंदर स्थित नलवाना द्वीप पर स्थित है। देश में प्रवासी पक्षियों के सबसे बड़े आश्रय स्थल के रूप में इस अभयारण्य को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षियों का जो है आश्रय स्थल है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ भारी मात्रा में आती हैं। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ है, ये वर्ष नहीं है, बर्फ है। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में पहले की अपेक्षा 20% से अधिक बर्फ कम हुई है। ठीक है, देखिए कंजाइंड सिल्वर लाइन ये जो है तितली की एक नई प्रजाति है, जिसकी खोज जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। और इसकी खोज कहाँ पर की गई है? पश्चिमी घाट पर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2023 जो है विश्व का सबसे गर्म वर्ष था। यूरोपीय संघ की कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार इसे जो है विश्व का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। नेक्स्ट है गंगा नदी में प्रदूषण की जांच हेतु समिति। इसका गठन जो है एनजीटी के द्वारा किया गया है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह एक जो है भारत की वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत की गई थी। प्रयागराज में माघ मेले में गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने की जांच हेतु इसका गठन किया गया है। अभी जो माघ मेला हुआ है उसमें जो है गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़ दिया गया था। ठीक उसी की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी जो है स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो याद रखिएगा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा गया है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, कब अधिनियमित हुआ था? तो याद रखिएगा 1975 में। ठीक, कब हुआ था? 1975। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का राज्य बनेगा। ये इसका लक्ष्य है। कब तक लक्ष्य है? 31 मार्च 2026 तक। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बड़े फैसले जो है लिए गए हैं। ठीक है, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला क्या है? 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी कार्यालयों में
पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक। ठीक है, ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। यानी कि 1 जनवरी 2024 से हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर पेट्रोल या डीजल गाड़ी को जो है नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है। दूसरा है सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु 3 बीघा जमीन दान करने वाले को प्रति माह 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई जो है ज़मीन दान करता है तो उसे जो है 20,000 रुपये का जो है प्रति माह भुगतान किया जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदता है तो उसको जो है 50% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि आधा दाम केवल देना पड़ेगा, आधा सरकार देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाओ खोआ बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है इसका? लाओ खोआ बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा असम में स्थित है। 40 वर्ष बाद एक सींग वाले गैंडों की यहाँ पर वापसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से जो है एक सींग वाले गैंडों को जो है बचाया जा रहा है। गैंडों के लिए प्रसिद्ध, गैंडों के लिए जो है जाना जाता है, यानी कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो असम के जो है 2 नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। एक तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है लाओ खोआ बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर भी एक सींग वाले गैंडे को फिर से बसाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण। ये जो है यूएसए के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। नई अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करके इसका मानचित्रण किया गया है। ठीक है, प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो इसका जो है निर्माण जो है प्रवाल पॉलिप्स से होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। इसको जो है समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनको समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर जो है उड़ीसा सरकार की सांबर और गौर यानी कि जो है बाइसन को बसाने की जो है योजना है। बाइसन जो है बाइसन जो है राज्य पशु है गोवा और बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गिद्ध रेस्तरां, इसको जो है झारखंड के कोडरमा में जो है स्थापित किया जा रहा है। गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने हेतु गिद्ध रेस्तरां को जो है झारखंड के कोडरमा में स्थापित किया जा रहा है। भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं? तो याद रखिएगा 9 प्रजातियां हैं। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? यहाँ पर कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो डार्क स्काई पार्क होते हैं यहाँ पर जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण होता है इसको जो है सीमित कर दिया जाता है। केवल नेचुरल प्रकाश को जो है नेचुरल प्रकाश की जो है अनुमति दी जाती है, जैसे लाइटिंग वगैरह को कम कर दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लद्दाख के हिनले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालयन वुल्फ IUCN द्वारा पहली बार इसका मूल्यांकन किया गया है और रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। रेड लिस्ट में किस श्रेणी में डाला गया है? तो याद रखिएगा सुवेद्य श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। इसका अन्य नाम है तिब्बती भेड़िया। ये जो है लद्दाख और लाहौल और स्पीति में जो है पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ,
हिमतेंदुआ विश्व की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, दार्जिलिंग में जो है विश्व की सबसे बड़ी संख्या जो है हिमतेंदुओं की पाई जाती है। यहाँ पर जो कुल संख्या कितनी है? 14 है। यहाँ पर 7 नर और 7 मादा हैं। हिमतेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में। भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में। चलिए अब रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023, इसको जो है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसका शीर्षक क्या है? बियॉन्ड बेसिक्स। इसको जो है 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित किया गया है और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। किस आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 14 से 18 वर्ष। इसका जो है मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु है कि अंग्रेजी वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई छोड़ने वालों की बात करें तो 14 वर्ष के 3.9% युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं और 18 वर्ष के 32.6% युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं। स्कूल या कॉलेज में नामांकन की बात करें तो 86.8% स्कूल और कॉलेज में जो है नामांकन हुआ है। ठीक है, 86.8% नामांकन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक युवा गणित के सामान्य सवाल हल करने में असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। – 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग, इसको जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने इसको जारी किया है। विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर एक्सेंचर है, आयरिश अमेरिकी कंपनी है। दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यानी कि जो है TCS है। तीसरे स्थान पर इन्फोसिस है। ब्रांड फाइनेंस 2024 के शीर्ष 100 मूल्यवान ब्रांडों में एकमात्र भारतीय ब्रांड कौन सा है? टाटा समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट। ठीक है, इसको नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत में बहुआयामी गरीबी से बाहर कितने लोग हुए हैं? तो याद रखिएगा 24.82 करोड़ लोग। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितने लोग बाहर हुए हैं? अभी कल पढ़े हम लोग। ठीक है, तो 5.94 करोड़ लोग। ठीक है, यानी कि जो है लगभग 6 करोड़ लोग। भारत में बहुआयामी गरीबी में कमी आई है। पहले बहुआयामी गरीबी कितनी थी? तो 29.17% थी और 2022-23 में कितनी हो गई है? 11.28% हो गई है। ठीक है, कितनी कमी आई है? 17.89% की कमी आई है। गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट कहाँ पर दर्ज की गई है? तो बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो है दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी, इसका जो है आयाम क्या है? तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 आयाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी रिपोर्ट। इसमें जो है 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है मेघालय का बर्नीहाट है। दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, बिहार का बेगूसराय। तीसरे स्थान पर कौन है? ग्रेटर नोएडा है और दिल्ली 8वें स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों की बात करें तो शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 शहर जो है बिहार के हैं, 8 हरियाणा के हैं, 8 राजस्थान के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसको हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष स्थान पर 6 देशों को रखा गया है। प्रथम स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान और सिंगापुर, इन 6 देशों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 94 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच इनको जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनके जो नागरिक हैं वो 94 देशों में जो है बिना वीज़ा के जो है यात्रा कर सकते हैं। द्वितीय स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया हैं। भारत का स्थान क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का जो है 80वां स्थान है। ठीक है, भारत के नागरिक 62 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024। इसको जारी किसने किया है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि वैश्विक बेरोजगारी दर 2023 में कितना थी। ठीक है, तो ये 5.1% से थोड़ा अधिक, और 2024 में कितना अनुमानित है, 5.2% है। ठीक है, ये वैश्विक बेरोजगारी का डाटा है। वर्किंग पॉवर्टी बनी रहेगी, रिपोर्ट के अनुसार वर्किंग पॉवर्टी बनी रहेगी और आय समानता में भी वृद्धि होगी। 2024 तक बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैंसर पर एक रिपोर्ट आया है। भारत में 2019 में नए मामले, तो भारत में 2019 में कैंसर के नए मामले कितने आए थे, लगभग 12 लाख आए थे। और कैंसर से 2019 में मौत के मामले कितने आए थे, तो 9.3 लाख मामले आए थे। ठीक है, कैंसर के नए मामलों और मौतों की संख्या के मामलों में एशिया के 3 अग्रणी देश कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जो है जापान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, इसमें जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में किसको रखा गया है, तो याद रखिएगा एलन मस्क को रखा गया है। इनकी संपत्ति कितनी है, 229 बिलियन डॉलर है। ठीक है, विश्व की सबसे अमीर महिला कौन सी है, तो इस इंडेक्स के अनुसार है विश्व की सबसे अमीर महिला कौन सी है, तो फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स हैं। कौन है, फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स हैं। इनको जो है ओवरऑल 12वां स्थान प्राप्त हुआ है और इनकी संपत्ति कितनी है, 100.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है, मायर्स विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं। लॉरियल के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका जो है शैम्पू वगैरह आता है। ये जो है कॉस्मेटिक जो है कंपनी है एक। ठीक है, मेकअप वगैरह का जो है सामान ही बेचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इक्वलिटी इंक रिपोर्ट, इसको किसने जारी किया है, इसको ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है। गरीबी को खत्म करने में अभी 229 वर्ष लगेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार है। इन इक्वलिटी इंक रिपोर्ट के अनुसार है गरीबी को खत्म करने में, विश्व में गरीबी को खत्म करने में अभी जो है 229 वर्ष और लगेंगे। अमीरों की संख्या में और तेज़ी से वृद्धि की संभावना है, यानी अमीर अमीर हो सकते हैं और गरीब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है असमानता और जो विषमता है ये जो है लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, इसमें संभावना व्यक्त किया गया है। विश्व के 5 अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति 2020 में 415 बिलियन डॉलर से बढ़कर 869 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, जबकि इसी अवधि में लगभग 5 अरब लोग गरीब हो गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट,
इसमें जो है रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि व्यवसायों और एनजीओ पर भरोसा करने के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है। मीडिया पर विश्वास करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। सरकार पर भरोसा करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। समग्र सूचकांक की बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अंतिम स्थान पर जो है ब्रिटेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व की सबसे मजबूत करेंसी, तो फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर है कुवैती दिनार है, दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार है और तीसरे स्थान पर ओमानी रियाल है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, यानी कि विश्व की सबसे मजबूत सेना किसके पास है? तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चीन है और भारत जो है चौथे स्थान पर आता है। भारत के पास विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, कल इसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, कल ये उम्मीद है कि जो है पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कल कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।